6 अगस्त 1997 बॉस्टन में एप्पल का मशहूर मैकवर्ल्ड इवेंट चल रहा था। हॉल खचाखच भरा है। स्टेज पर खड़ा है एक आदमी जिसने 3 हफ्ते पहले ही एप्पल की कमान संभाली है। स्टीव जॉब्स। कंपनी के पास 90 दिन का कैश बचा है। बैंकरप्सी दरवाजे पर खड़ी है। स्टीव जॉब्स मंच पर लगी एक स्क्रीन की तरफ इशारा करते हैं। स्क्रीन पर अचानक प्रकट होते हैं उनके सबसे बड़े राइवल माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स लाइव। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। लोग हैरान हैं। बिल गेट्स बोलना शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एप्पल में $150 मिलियन का भारी इन्वेस्टमेंट कर रही है और उसे डूबने से बचा रही है। बिल गेट्स ने अपने पुराने और सबसे बड़े कॉर्पोरेट दुश्मन पर बहुत बड़ा रहम किया है। क्या ये रहम है, एहसान है या एक बहुत बड़ी बिजनेस स्ट्रैटेजी? ये दरियादिली नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी बिजनेस और लीगल चाल छिपी थी। ध्यान से सुनो, इस कहानी से बहुत कुछ जानने समझने को मिलने वाला है। फिर आएंगे मुद्दे पर। तो बात एक्चुअली ये थी कि तब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस माइक्रोसॉफ्ट के अगेंस्ट एंटी ट्रस्ट कानूनों के तहत सख्त जांच कर रहा था। अगर एप्पल खत्म हो जाती तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट का 100% एक छत्र राज होता, बोले तो मोनोपोली। ऐसा होते ही अमेरिकी कानून के तहत सरकार माइक्रोसॉफ्ट को जबरन कई टुकड़ों में तोड़ सकती थी। बिल गेट्स को अपनी कंपनी को टूटने से बचाने के लिए बाजार में एक ऐसा जिंदा लेकिन कमजोर कंपटीटर चाहिए था जिसे दिखाकर वो कोर्ट में कह सके, देखिए मार्केट में मोनोपोली नहीं है, एप्पल भी तो काम कर रही है। तो सिर्फ दरियादिली के लिए ही नहीं, कई बार बड़े कॉर्पोरेट्स बड़े कानूनों और पेनल्टी से बचने के लिए मिलकर डुओपोली बना लेते हैं। डुओपोली मोनोपोली से भी ज्यादा खतरनाक इसीलिए है कि लीगल स्ट्रक्चर के पास इसका कोई एज सच तोड़ नहीं होता। और आज इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर भी ठीक इसी मोड़ पर है। पहले दर्जनों कंपनियों वाले इस बाजार को अब मेजरली 2 बड़े खिलाड़ियों रिलायंस जियो और भारती एयरटेल ने आपस में बांट लिया है, जबकि वोडाफोन आइडिया लगातार स्ट्रगल कर रहा है और सरकारी बीएसएनएल मैराथन जीतने के लिए नहीं, बस उसे पूरा करने के लिए दौड़ रहा है। पिछले कुछ हफ्ते आप काफी बिजी थे देश के सबसे बड़े जेन ज़ी आंदोलन में। सही भी है, वो जरूरी भी था, लेकिन इस दौरान आपकी जेब पे एक सेंधमारी हो रही थी, बिल्कुल चुपचाप। जून-जुलाई 2024 रिलायंस जियो ने 27 जून की शाम अनाउंस किया सारे रिचार्ज प्लान्स 12 to 27% महंगे। अगले ही दिन 28 जून को एयरटेल ने 10 to 21% हाइक और दोनों की नई कीमतें लागू हुई सेम तारीख से 3 जुलाई 2024। तीसरा प्लेयर वोडाफोन आइडिया 4 जुलाई को लाइन में लग गया। 3 साल में पहली टैरिफ हाइक और तीनों ने एक हफ्ते के अंदर। कोइंसिडेंस, राइट? ठीक है, तो आगे सुनिए। अगस्त 2025 जियो ने अपना सबसे सस्ता प्लान चुपके से वेबसाइट और ऐप से हटा दिया, जिसमें 249 रुपीस के रिचार्ज में आपको हर दिन 1 GB डेटा मिलता था। तारीख 19 अगस्त। अब सबसे सस्ता प्लान है 299 वाला, जिसमें आपको 1.5 GB डेटा हर दिन मिलता है। अगले दिन 20 अगस्त की रात 12 बजे एयरटेल ने भी अपना 249 वाला प्लान डिसकंटिन्यू कर दिया। हालांकि एयरटेल ने ये काम चुपके से नहीं किया, शायद आंखों में थोड़ा पानी बाकी था। उनके एयरटेल थैंक्स ऐप पे नोटिस आया, रिचार्ज 249 विल बी डिसकंटिन्यूड। कोइंसिडेंस अगेन, राइट? दोस्तों, इकोनॉमिक्स में इस कोइंसिडेंस का एक नाम है जिसकी बात हमने शुरू में की और वो नाम है डुओपोली। कोक और पेप्सी धुर राइवल। एक अगर वर्ल्ड कप का ऑफिशियल पार्टनर तो दूसरा विज्ञापन निकालता है, नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट। और वो विज्ञापन तो देखा ही होगा, कोक के कैन के ऊपर चढ़कर वेंडिंग मशीन से पेप्सी निकालने वाला, रिमेंबर? पेप्सी वेंडिंग मशीन ऐड कहने का मतलब ये कि दोनों के बीच ऑलमोस्ट थ्रॉट कटिंग कंपटीशन। लेकिन नोटिस कीजिए, इनकी कीमत एक ही प्राइस पॉइंट पर बैठती है। 20 रुपए वाली कोक, 20 रुपए वाली पेप्सी। एक बढ़ती है, दूसरी भी बढ़ जाती है। एक 10 रुपए वाली छोटी बॉटल लाता है तो दूसरा भी ले आता है। ये लोग फोन पे बात करके तय करते हैं क्या, भाई तू भी 20 रुपए कर दे प्लीज? नहीं, ऐसा करना इलीगल है। और डुओपोली की सबसे बड़ी विशेषता ही यही है कि दोनों को आपस में बात करने की जरूरत भी नहीं है। सोचिए, आप पेप्सी हैं और आप एक दिन इन दोनों में से एक चीज करते हैं, या तो कीमत बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? कीमत बढ़ा दें तो कंपनी एवरीथिंग कांस्टेंट, जब वही स्वाद वही फ्रिज कम दामों में मिले तो कोई पेप्सी क्यों ले, कोक ना ले? तो आपका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा बढ़ा लेकिन आपकी सेल गिर गई। कीमत घटा दे तो कोक कहेगा होल्ड माय कैन,
ऐप ने 15 रुपए कर दी उसने 12, फिर लड़ते रहो प्राइस वॉर। और अगर कोक ना भी घटाए रेट्स तो आपकी बिक्री ज्यादा बेशक होगी लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कम रहेगा। यानी दोनों ही कंडीशन में चाहे आप रेट बढ़ाएं या घटाएं, दोनों का ही नुकसान होगा। एक का प्रॉफिट मार्जिन घटेगा, एक की सेल, लूज लूज सिचुएशन। तो दोनों सेम रेट रखें, कोई किसी का कस्टमर ना चुराए, प्रॉफिट दोनों का, फैट और कम्फाई, विन विन सिचुएशन। देखो, किसी सीक्रेट मीटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी, दोनों ने अपने अपने दिमाग से अलग अलग बैठकर वही समझदारी वाला रास्ता चुन लिया। इसे कहते हैं टैक्टिक कोल्यूशन, बिना किसी कार्टेल के, मिली भगत के। और ये कोई नई थ्योरी नहीं है। सबसे पहले 1838 में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन एंटोनी कॉर्नोट ने मैथ्स में दिखाया था कि जब मार्केट में सिर्फ 2-4 प्लेयर्स हों तो वो कट थ्रॉट नहीं, कंफर्टेबल मोड में सेटल हो जाते हैं। 200 साल पुरानी बात आज भी आपके स्मार्टफोन से लेकर आपके कैन तक में जिंदा है। 1950 अमेरिका, दो मैथमेटिशियंस मेरिल फ्लड और मेल्विन ड्रेशर एक पजल बनाते हैं। बाद में एक प्रोफेसर अल्बर्ट टकर इसे एक कहानी की शक्ल दे देते हैं। कहानी का नाम पड़ता है प्रिजनर्स डिलेमा। कहानी कुछ यूं है, 2 चोर पकड़े गए, दोनों को अलग अलग कमरों में रख दिया गया। पुलिस दोनों से कहती है अलग अलग ले जाकर अगर तू गवाही दे दे और तेरा साथी चुप रहे तो तू छूट जाएगा वो 10 साल अंदर। अगर तुम दोनों चुप रहो तो दोनों को सिर्फ 1 साल की जेल, और अगर तुम दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोल दो तो दोनों को 5 साल। अब सोचिए, आप वो कैदी हैं, साथी क्या करेगा? पता नहीं। सेफ खेलना है तो गवाही दे दो, क्योंकि अगर वो चुप है तो आप छूट गए, और अगर वो भी बोल रहा है तो कम से कम आप उल्लू तो नहीं बने। नतीजा, दोनों बोल देते हैं, दोनों को 5-5 साल की जेल। हालांकि अगर दोनों चुप रहते तो सिर्फ 1-1 साल में छूट जाते। यही है वो ट्रैप। हर बंदे ने अपने लिए समझदारी वाला फैसला लिया और कुल मिलाकर बेवकूफ़ी वाला नतीजा निकाल लिया। इस ट्रैप के गणित को एक और लेजेंड जॉन नैश, हाँ वही अ ब्यूटीफुल माइंड वाले, उन्होंने फॉर्मुलाइज किया। इसे कहते हैं नैश इक्विलिब्रियम। और इसीलिए ही अगर समझदारी कहती है कि धोखा दो तो भी जियो और एयरटेल एक दूसरे को धोखा नहीं देते, प्राइस वॉर नहीं छोड़ते। क्योंकि दोस्तों, असली दुनिया एक बार का खेल नहीं है, ये रिपीटेड गेम है। जियो और एयरटेल को कल भी साथ ही रहना है, परसों भी, हमेशा। और यहीं पे एक और थिंकर आता है, रॉबर्ट एक्सेलरॉड। 1980s में उसने एक टूर्नामेंट करवाया कि रिपीटेड गेम में कौन सी स्ट्रैटेजी जीतती है। जीती एक बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी, टिट फॉर टैट। तू अच्छा करेगा तो मैं अच्छा, तू धोखा देगा तो मैं भी। इसको पूरा समझने के लिए वेरिटेशियम का ये वाला वीडियो जरूर देखना। लेकिन पहले हमारा वीडियो पूरा देख लो दोस्तों। तो अगर जियो आज रेट गिराकर एयरटेल का कस्टमर चुराए तो एयरटेल कल और गिरा देगा और दोनों बर्बाद। दोनों को पता है, इसीलिए दोनों कोऑपरेट करते हैं। बिना हैंडशेक, बिना कॉन्ट्रैक्ट, बिना एक फोन कॉल, बस दोनों जानते हैं कि शांति में प्रॉफिट है, जंग में कब्र। लास्ट में एक और सवाल, दोनों सेम प्राइस पॉइंट पर लैंड कैसे कर जाते हैं? इसका जवाब एक नोबेल विनिंग इकोनॉमिस्ट थॉमस शेलिंग ने दिया। फोकल पॉइंट, जिसे शेलिंग पॉइंट कहते हैं। जब दो लोगों को बिना बात किए एक ही जगह मिलना हो तो वो ऑब्वियस जगह चुन लेते हैं। राउंड नंबर्स, कॉम्पिटिटर का लास्ट मूव, ये सब नेचुरल मीटिंग पॉइंट्स बन जाते हैं। एक बढ़ाता है, दूसरा उसी नंबर को कॉपी करके फॉलो कर देता है एक ही दिन में, जैसा हमने जुलाई 2024 और अगस्त 2025 में देखा। कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई साजिश नहीं, सीधा गेम। बस गेम थ्योरी, और वो गेम आप पर खेला जा रहा है, क्योंकि विन विन सिचुएशन जैसी कोई चीज ही नहीं होती। किसी को तो नुकसान होगा ही, और वो नुकसान होता है उसे जो गेम खेल ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो गेम का, उसके आउटकम का हिस्सा है, सबसे जरूरी हिस्सा, यानी आप और हम। और आपके हक की बात कौन करेगा? किसे करनी चाहिए? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को। सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो सो रहा है क्या? अच्छा सवाल, और जवाब है कि सीसीआई सो नहीं रहा, दिक्कत कुछ और है। उस दिक्कत को डिस्कस करने से पहले एक और इंटरेस्टिंग केस स्टडी जो काफी हद तक आपको पता भी होगी। तो देखिए, आज जो जियो डुओपोली का हिस्सा है, कभी वही विक्टिम बनकर सीसीआई गया था। 2016 में जब जियो नया नया आया, उसने कंप्लेंट की कि एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया मिलकर कार्टेल बना रहे हैं, उसे नेटवर्क में घुसने से रोकने के लिए।
टेक्निकल भाषा में पॉइंट्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं दे रहे। सीसीआई ने प्रोब ऑर्डर भी कर दिया, लेकिन फिर बॉम्बे हाई कोर्ट और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2018 में वो प्रोब रोक दिया, ये कहकर कि टेलीकॉम का असली रेगुलेटर ट्राई है, सीसीआई बाद में आएगा। यानी जब कंपनी बनाम कंपनी लड़ी तब भी नतीजा अटका रहा। अब फिर सेम सवाल पर आ जाते हैं। जुलाई 2026 में सीसीआई के सामने एक शिकायत आई जियो और 4500 प्लस कंपनियों के खिलाफ, इसी बात पे कि इनके 28 डे और 84 डे प्लान्स हूबहू एक जैसे हैं। यही तो कार्टेल का सबूत है। सीसीआई का जवाब, केस डिसमिस। सीसीआई ने कहा एक ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में सिर्फ प्लान्स का, वैलिडिटी का, रिचार्ज अमाउंट्स का एक जैसा होना अपने आप में किसी सीक्रेट अग्रीमेंट का सबूत नहीं है। कार्टेल साबित करने के लिए चाहिए एक असली अग्रीमेंट का प्रूफ, कोई मीटिंग, कोई पेपर, कोई कोऑर्डिनेशन। सिर्फ सेम प्राइस देखकर सीसीआई कोई रोविंग एंड फिशिंग इंक्वायरी नहीं करेगा। समझे, यही है पूरे खेल का दिल। मोनोपोली एक कंपनी का राज इलीगल है, आसानी से पकड़ी जाती है, लेकिन टैसिट कोल्यूजन, जहां दो कंपनियां बिना बोले सेम चलती हैं, वो अक्सर लीगल है, क्योंकि सेम प्राइस तो मार्केट का नेचुरल नतीजा भी हो सकता है और बिना स्मोकिंग गन के आप किसी को कार्टेल नहीं कह सकते। तो सीसीआई सो नहीं रहा, सीसीआई के हाथ बंधे हैं। कानून ऐसा ही है कि जब तक कोई चैट लीक ना हो, कोई इंटरनल ईमेल ना निकले, पैरेलल प्राइसिंग पूरी तरह अलाउड है। दुओपोली का असली हथियार यही है, वो कुछ गलत नहीं करते, जो पकड़ा जाए वो बस एक जैसा करते हैं। 23 दिसंबर 1924, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। दुनिया की सबसे बड़ी बल्ब कंपनियां एक कमरे में इकट्ठा होती हैं। जर्मनी की ऑस्ट्रम, नीदरलैंड्स की फिलिप्स, फ्रांस की कैंपनिंग डिस, लैम्पेज, अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक, जो सीधे ज्वाइन नहीं कर सकती थी क्योंकि अमेरिका का एंटी ट्रस्ट लॉ इजाजत नहीं देता था, तो वो अपनी विदेशी सब्सिडरीज के जरिए अंदर आई। 15 जनवरी 1925 को ये बनाते हैं फोर्ब्स कार्टेल, दुनिया का पहला सचमुच ग्लोबल कार्टेल। और इनका पहला काम टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना नहीं, उसे पीछे खींचना। उस जमाने में बल्ब 1500 से 2000 आवर्स तक चल जाते थे, कुछ और भी ज्यादा। तो कार्टेल ने एक रूल बनाया, कोई भी बल्ब 1000 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगा। मेंबर्स को अपने बल्ब स्विस लैब में टेस्ट के लिए भेजने पड़ते, और अगर आपका बल्ब बहुत अच्छा निकला यानी ज्यादा चला तो आप पे फाइन लगता था। बट ये दोबारा कंपनी पर जुर्माना लगता था बल्ब अच्छा बनाने पर। इसी को कहते हैं प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस, जानबूझकर चीज को जल्दी मरने के लिए डिजाइन करना ताकि आप बार बार खरीदें। फोर्ब्स 1939 तक टूट गया, लेकिन उसने दुनिया को एक मॉडल दे दिया। फोर्ब्स हार्ड वर्जन था, लिखित अग्रीमेंट, सीक्रेट मीटिंग, पकड़ में आने वाला। और आज का टेलीकॉम दुओपोली वो सॉफ्ट वर्जन है, कोई पेपर नहीं, कोई मीटिंग नहीं, बस समझदारी। संगीत वही है, बस अब कोई शीट म्यूजिक नहीं, ताकि वॉचडॉग को कुछ ना मिले। अब आखिरी और सबसे मजेदार कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। आपने नोटिस किया होगा, दूर किसी गांव में तो फुल नेटवर्क आ जाता है, पर आपकी 20 मंजिल सोसाइटी में फ्लैट में बार्स गिर जाते हैं। लोग कहते हैं ये जानबूझकर है ना, ताकि परेशान होकर हम इनका ही फाइबर वाईफाई लगवाएं और पैसा घूम फिर कर इन्हीं दो कंपनियों के पास जाए। लॉजिक में दम है, क्योंकि ये सच है कि दोनों कंपनियां होम इंटरनेट भी बेचती हैं। जियो का जियो फाइबर और एयर फाइबर, एयरटेल का एक्सट्रीम फाइबर। तो अगर मोबाइल सिग्नल खराब होने पर आप होम वाईफाई ले लो, तो हाँ, पैसा अक्सर वापस उन्हीं दो के पास जाता है। लेकिन क्या वो जानबूझकर आपकी सोसाइटी का सिग्नल खराब करते हैं? इसका कोई सबूत नहीं है और सच्चाई थोड़ी बोरिंग है। और कैंस रेसर, सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन अक्सर सही होता है। असली वजह है फिजिक्स। सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जितनी हाई, वो दीवार उतनी कम पार करता है। पुराने लो बैंड सिग्नल जैसे 700 MHz कंक्रीट और ग्लास आराम से पार कर लेते हैं, लेकिन तेज 5G की मिड बैंड और MM वेव वो मॉडर्न कंक्रीट, स्टील और एनर्जी एफिशिएंट ग्लास में जाकर लगभग खत्म हो जाती है। 4G के मुकाबले करीब 100 गुना ज्यादा मुश्किल से घुसते हैं। अब जोड़िए दो बातें, गाँव, खुला मैदान, कम रुकावट, लो बैंड का लंबा रेंज और एक टावर पूरे इलाके को कवर। इसीलिए आउटडोर सिग्नल शानदार है। सोसाइटी सिग्नल को पहले बाहर की दीवार, फिर आपके फ्लैट की दीवार पार करनी पड़ती है। ऊपर से कई बार सोसाइटी खुद ही अपनी छत पे टावर नहीं लगाने देती। रेडिएशन का डर, RWA पॉलिटिक्स, नतीजा इंडोर सिग्नल कमजोर। तो शक गलत है, इंटेंट वाला हिस्सा हाँ गलत,
वो आपको सैबोटाज नहीं कर रहे, लेकिन जो हिस्सा सच है वो ये है कि उन्हें आपको वाईफाई की तरफ धकेलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने दोनों दरवाजे पहले से ही खरीद रखे हैं। मोबाइल से निकलो जियो या एयरटेल, वाईफाई लगाओ फिर जियो या एयरटेल। यही तो दुओपोली की असली ताकत है। वो आपको एक कमरे में कैद नहीं करते, वो पूरी बिल्डिंग के मालिक ही बन जाते हैं। आप किसी भी दरवाजे से निकलो, कैश रजिस्टर वही तो है। तो वापस उस बॉस्टन हॉल में, जब बिल गेट्स ने एप्पल को बचाया, वो चैरिटी नहीं थी। माइक्रोसॉफ्ट के पास तब डेस्कटॉप का लगभग 95% मार्केट था। अगर एप्पल मर जाती तो माइक्रोसॉफ्ट अकेली बचती, यानी मोनोपोली, और सरकार उसे तोड़ देती। एक जिंदा राइवल माइक्रोसॉफ्ट का सबसे अच्छा बचाव था। स्ट्रैटेजी के एक बड़े थिंकर रिचर्ड रुमेल्ट ने ठीक कहा, स्टीव जॉब्स ने बिल गेट्स का वही डर भुनाया। यही आज का सबक है। मोनोपोली शोर करती है, पकड़ी जाती है, इलीगल है। डुओपोली चुप रहती है, लीगल रहती है, और आपकी हर सुबह के रिचार्ज से लेकर रात के वाईफाई तक चुपचाप चलती रहती है। अब ये मोनोपोली डुओपोली वाला गेम आपको समझ में आया? What are your thoughts on this? Comment down and keep watching. जिंदाबाद।